तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पे। उदयपुर में कर्फ्यू जारी, जयपुर और जैसलमेर भी बंद। कन्हैयालाल के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद। उदयपुर की घटना के बाद विरोध में आज सूरतगढ़ बाजार भी रहा बंद। मॉनसून में जयपुर पुलिस की अच्छी पहल, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांटी छतरियां। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के उदयपुर में आज भी कर्फ्यू है। तालिबानी मर्डर के बाद पूरे उदयपुर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे प्रदेश में नेटबंदी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती की जा रही है। इस बीच आज सीएम अशोक गहलोत कन्हैयालाल के परिवार से मिलेंगे। सीएम गहलोत के साथ ही गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, सीएएच डीजीपी और अन्य अधिकारी उदयपुर पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत करीब 11 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। विशेष विमान से सीएम महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उदयपुर के सेक्टर 14 में कन्हैयालाल के घर के लिए प्रस्थान करेंगे। उदयपुर में कर्फ्यू के तीसरे दिन शहर के प्रमुख चौराहे उदिया पोल पर कर्फ्यू असर नहीं दिखा। लैब असिस्टेंट परीक्षा के चलते बड़ी संख्या में परीक्षार्थी और यात्री यहां दिखे। शहर में तनाव के हालात के बाद भी इस दौरान मुख्य चौराहे पर पुलिस जाब्ता नदारत रहा। यहां हालात तब दिखे, पूरे प्रदेश में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई। मामले को लेकर एनआईए और एसआईटी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार के घर छापेमारी की गई। इससे पहले कल यानी बुधवार को मुख्यमंत्री ने जयपुर में महत्वपूर्ण बैठक ली और ट्वीट कर बताया कि उदयपुर में हुई इस बड़ी घटना पे मुकदमा यूएपीए के तहत दर्ज कर दिया गया है, इसलिए अब आगे की जांच एनआईए करेगा। मामले की जांच में पूरे राजस्थान में एटीएस अपना पूरा सहयोग करेगा। पुलिस और प्रशासन को पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। उपद्रव करने वालों पर सख्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वर्तमान हालात को देखते हुए पुनः सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उदयपुर में टेलर की गला रेतकर हत्या करने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर रोष प्रदर्शन कर धरने पर बैठे विधायक राम प्रताप कसानिया, पूर्व विधायक अशोक नागपाल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के मंत्री श्याम अरोड़ा सहित अन्य लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना लगाकर सूरतगढ़ मेडिकल स्टोर छोड़कर बाजार पूरी तरह बंद रखा गया। व्यापारियों ने भी बाजार बंद में सहयोग किया। किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घटे, पुलिस का भारी संख्या में जाब्ता तैनात रहा। सीईओ शिव सिंह, रतन गोदारा, सिटी थाना अधिकारी राम कुमार लेगा, सदर थाना अधिकारी सुभाष बाराल, ट्रैफिक हवलदार मूल सिंह शेखावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में बारिश और धूप से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यातायात अधिकारी राजेंद्र और भामाशाह केशव अग्रवाल द्वारा छतरियां बांटी गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेंद्र ने बताया कि जयपुर में मॉनसून की दस्तक शुरू हो गई है और ट्रैफिक कर्मी कड़ी धूप और बारिश में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बारिश के मौसम में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को छतरियां बांटी गई। जयपुर के पत्रिका गेट, रामबाग चौराया, निर्माण नगर चौराया, विजय पथ, रजत पथ में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बारिश और धूप से बचने के लिए छतरियां बांटी गई। खबर प्रतापगढ़ से। किसी बड़ी दुर्घटना की प्रतीक्षा में विद्युत विभाग विगत 4 दिनों से पूर्व शहर के दहिलमाऊ
घायल घाट रोड पर पूर्व मंत्री पंडित राम नरेश शुक्ला के ठीक सामने विद्युत पोल रात्र में ट्रक की टक्कर से टेढ़ा हो गया, जिसमें 11,000 की लाइन और मोहल्ले में विद्युत वितरण की लाइनें एक साथ है। अभी तक विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी इस खंबे को ठीक कराने के लिए नहीं आया और इस बारिश के मौसम में यह खंबा कब गिर जाए और कब बड़ी दुर्घटना हो जाए किसी को पता नहीं। विद्युत विभाग के आला अधिकारी से निवेदन है कि उक्त मामले को तुरंत बदल कर नया खंबा लगाया जाए, जिससे बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। और खबर प्रतापगढ़ से, योगी सरकार के आदेश को पतीला लगा रहे नगरपालिका के अधिकारी। योगी सरकार ने आदेश दिया, कहीं पर जल जमाव नहीं होना चाहिए। जहां पर जल जमाव होता है वहां पर अधिकारी जाकर निराकरण करें, जहां पर नाली नहीं है वहां पर नाली का निर्माण करें। हम बात कर रहे हैं उत्तरी दलिमहाउ बुढ़िया देवी मंदिर के पास के रास्ते की। बारिश होने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है, जबकि यह एरिया पूरी तरह से नगर पालिका के अंदर आता है, लेकिन नाले का निर्माण नहीं है, जबकि पूरे शहर में पानी इसी रास्ते से गुजरकर साई नदी में जाता है। यहाँ की जनता से बात की गई तो रोते हुए बताते हैं कि कई बार अधिकारियों से बोल चुका हूँ, लेकिन कई बार शिकायत किया हूँ, लेकिन अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो मुख्यमंत्री का आदेश भी नहीं मानते हैं। अगर इसी तरह जल जमाव होता रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिमचलगंज मंजरा सुल्तानपुर खेड़ा का है। पीड़िता सुनीता पत्नी राम मिनल, उसकी बेटी लगभग 1 हफ्ते से गायब है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी अटौरा में की, जिसके बाद थाना गुरबख्शगंज में, लेकिन पीड़िता को जब न्याय नहीं मिला तो आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाना शुरू कर दी। फिलहाल पीड़िता का आरोप है कि उसकी बेटी को किसी ने बहला फुसला कर अगवा कर लिया। लड़की की मां को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की हत्या कर दी जाए। सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि जब पीड़िता ने लिखित में तहरीर थाने में दी तो आखिर अब तक मुकदमा क्यों पंजीकृत नहीं किया गया। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पीड़िता जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाकर न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखना यह होगा कि पीड़िता के परिवार को कब न्याय मिलता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सुनीता। कहाँ रहती हो? हिमचलगंज। थाना कौन सा है? गुरबख्शगंज। आज कहाँ आई हो? महिला थाना। जिलाधिकारी के यहाँ? हाँ। क्या मामला है तुम्हारा? हमारा मामला, हमारी लड़की गुम हो गई, मिल नहीं रही। कहाँ चली? हमारी लड़की ऐसी नहीं थी, सिलाई सीखने जाती थी बदकपुर चौराहे में। किसके यहाँ जाती थी? अरे चौराहे पर जाती थी सिलाई सीखने, परिहर के टेलर आए। फिर क्या हुआ? तो फिर यह हुआ कि सिलने जाती थी, वो रही कि हम मौसी के यहाँ जा रहे हैं। हाँ। हाँ, साहब हमारी लड़की मिल नहीं रही, चली गई। हम बहुत परेशान हैं। आते 7 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं। थाने गई थी आप? हाँ, हम गए ना। थाने गए थे? क्या कहा गया थाने में? पहले कहाँ गई? चौकी गई? यहाँ पहले चौकी गए साहब। चौकी वाले क्या बोले? अरे क्या बोला, कागज आगे धरने, कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही। फिर थाने गई आप? हाँ। थाने में क्या कहा गया? कागज आगे जो हुआ एप्लीकेशन देने गए, चौकी में देने कोई गए, कार्रवाई हुई है? नहीं। आज जिलाधिकारी महोदया से मिली हो, उन्होंने क्या कहा? आश्वासन दिया कुछ? हाँ। क्या कहा उन्होंने? बहुत जल्दी से सुनवाई होगी। रायबरेली जिले के अस्पताल में 5 घंटे बिजली गुल रहने और 2 मरीजों की मौत के मामले में जिलाधिकारी ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामलों का जिलाधिकारी ने खंडन किया। जिलाधिकारी का कहना है कि मृत 2 मरीज में से एक को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जबकि दूसरा मरीज उपलब्ध अभिलेखों के मुताबिक गंभीर हालत से भर्ती हुआ था। जिलाधिकारी की दिन भर चली जांच के बाद यह तथ्य अवश्य सामने आया है कि कुप्रबंधन के कारण उपलब्ध संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया। अस्पताल के सभी मूलभूत संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद यह स्थिति क्यों है, इसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। बिजली जाने के दौरान जनरेटर न चलने को भी जिलाधिकारी ने जांच के दायरे में लेने के निर्देश दिए हैं।
हम बता दें कि बीती रात बूंदाबांदी के दौरान जिला अस्पताल में 5 घंटे तक बिजली गुल रही। इस दौरान भर्ती 2 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत का आरोप लगा था। इनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में कराया जा रहा था और दौरान इलाज इनकी मृत्यु हुई है। ये बात क्लियर है जो हम लोगों ने पुष्टि कराई है कि हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कहीं कोई कमी ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी है। वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी है, जनरेटर भी है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हैं। मेनली जो वहाँ पे लोगों का शिकायत है वो इस बात से है कि वहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं उनका व्यवहार नहीं अच्छा है। वो सेंसिटिविटी के साथ मरीजों को अटेंड नहीं करती हैं। जो व्यवस्थाएं और जो संसाधन अस्पताल में उपलब्ध हैं उनका एक अच्छा उपयोग करके पब्लिक सर्विस देने में उनमें उनके द्वारा शिथिलता बरती जाती है। तो ये बात निकल के सामने आई है शिकायतों में और हमने इस पर हम एक पृथक से बेहद उच्च स्तरीय जांच करवाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम लिख रहे हैं। उसके अलावा अन्य जनरेटर को लेने क्या फाइंडिंग्स हैं? जनरेटर क्यों नहीं चला 5 घंटे लाइट में रहने के बावजूद? कल शाम को बरसात थी, आंधी था, तो उस दौरान पावर आउटेज की बात है और उस दौरान जनरेटर उपलब्ध है, जनरेटर चला भी है, उसके लॉग में हम लोगों ने देखा। लेकिन ये शिकायत वार्ड में थी कि जनरेटर समय से नहीं चला और कितने समय चला, क्योंकि बीच में एक बार बिजली आई है, पुनः गई है, तो उसमें कितनी देर चला, इस तरह की शिकायतें हैं। तो उसको हम लोग पूरी जांच करके इनकी पर्यवेक्षीय शिथिलता और उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना या अभद्र व्यवहार करना वहाँ पे, उस तरह की जो शिकायतें हैं उन पर हम एक संस्तुति करके इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। अच्छा मैडम, ये माना जाए मतलब वहाँ पे लाइट नहीं थी, ऑक्सीजन जो लगा हुआ था बेड पे वो नहीं चल रहा था, ये खामियों में आता है या नहीं आता? क्योंकि जैसे आपने बताया सारी व्यवस्था वहाँ पे थी। जो हमारे सामने तथ्य हैं वो मैंने बता दिए हैं। बाकी विषय हम लोग एक अलग से बेहद, जैसे मैंने कहा, एक उच्च स्तरीय जांच हो जाए, क्योंकि मेडिकली क्या कंडीशन था और क्या होना था। हम लोग जो देख सकते हैं वो ये कि संसाधनों में कोई कमी नहीं थी, इलाज में भी उसको अटेंड किया गया, तुरंत डॉक्टर थे मौके पर, स्टाफ नर्स उनके साथ रही हैं सारे समय, उनको जो भी सुविधा दी जानी थी वो वहाँ पर इलाज के दौरान उनको मिली, ये समझ में आता है। लेकिन जो शिकायत है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स जहाँ तक है वहाँ पे हम इनके खिलाफ शिकायत कर लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।